आज की आप क्लास मेट्रोलॉजी एंड मैजिक इंस्ट्रूमेंट की आज का पार्ट 2 होगा। यानी कि जो उसके पहले आपका लेक्चर लिया गया था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके पहले का आपका एक लेक्चर था आपका मेट्रोलॉजी एंड मैजिक इंस्ट्रूमेंट का एक और लेक्चर लिया जा चुका है। तो चूँकि आपका एक लेक्चर हो चुका है, उसमें भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन का MCQ बेस पे आपको कराया गया था, जो कि आपके ऑनलाइन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज के भी जो क्लास में आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आज की क्लास बहुत बड़ी लेक्चर ना हो, इसलिए हम केवल 25 से 30 क्वेश्चन का ही MCQ आपके सामने हम लेके हमेशा आते हैं, जिससे आपकी क्लास बहुत बड़ी ना होके आप भी टाइम से एक 25 से 30 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। और इसी के साथ आपको क्या कहते हैं, जो टाइमिंग आज की है वो जो कि आज की टाइमिंग आपकी 8 बजे हो गई है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी कुछ क्वेश्चन बनाते टाइम, तो इसलिए आज की जो क्लास आपकी 8 बजे है। वैसे ज़्यादातर आपकी लाइव क्लास जो भी होंगी वो 5 या 6 बजे ही रहेंगे। तो आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपके भी जो सबसे पहले आपको बता दें कि जो PDF है, PDF आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी क्लास में या अभी आप क्लास में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपको PDF दे दिया जाएगा, तो उस टाइम PDF का प्रिंट आउट निकाला तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको लेक्चर आप देखते रहिए, एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी लेक्चर आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तुरंत ज़रूरत हो PDF की, तो आप उससे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए हर क्वेश्चन का, तो आपको एक तैयार कर सकते हैं PDF। तो अब चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता देते हैं आपको कि आपके क्या कहते हैं कि जो भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ के जो भी दोस्त हैं, उन लोग को भी क्लास में 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, उनको भी शेयर करके ज्वाइन करा सकते हैं। चलिए 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, किसी भी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको हर जगह आपको क्या कहते हैं कि टेलीग्राम में आपको PDF नोट्स वगैरह ये सब थियरी की आपके सभी चीज़ वहीं पर प्रोवाइड होती हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या कहते हैं कि सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन से लेके हर एक न्यूज़ उसमें दिया जाता है। मतलब हर जगह आप जुड़े रहिए, जिससे आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके। और एक बार और नया अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके लाइव क्लास की। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी कर लीजिए, कमेंट वगैरह भी करते रहिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे, हम क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। जिसका सही होगा तो उसका अच्छी बात है और तैयारी अच्छी होगी, और हम तो आंसर आपको बताते जाएंगे और थोड़ा बहुत जो होगा समझाते चलेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास अब स्टार्ट किया जाता है पहले क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है, डायल संकेतों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। डायल संकेतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से आपको ये बताना, ये चारों ऑप्शन में से आपके कौन से ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन जो आपका पहला दिया गया है वो देखिए, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कुशल श्रम आवश्यक। यानी कि जो क्या आप कहते हैं, जो श्रम आवश्यक यानी कुशल, यानी एक स्किल्ड व्यक्ति के श्रम की आवश्यकता होती है डायल संकेतों के लिए। और दूसरा, निरीक्षण कक्ष में मात्रा नियंत्रण के लिए उपयोगी। तीसरा आपका जो ऑप्शन दिया गया है, निरीक्षण कक्ष में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयोगी और उपयोगी करने से पहले काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर बताइए, तब तक हम भी आंसर बताते हैं आपको। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा C वाला, यानी कि निरीक्षण कक्ष में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयोगी। डायल संकेतों का उपयोग के लिए कौन सा सही होगा, निरीक्षण कक्ष में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा डायल गेज में प्लंजर को उठाने के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा डायल गेज में प्लंजर को उठाने के लिए प्रदान किया गया है। इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका यूज हमेशा डायल गेज में प्लंजर को उठाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो आंसर बताते जाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, लाइव चैट में या कमेंट में, जैसे भी आपको आंसर बता सकते हैं बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक फिंगर लीवर, दूसरा प्रोब, तीसरा स्प्रिंग और चौथा पॉइंटर। आंसर क्या होगा,
तो हमेशा याद रखिए कि जो आपके क्या कहते हैं, किसी भी प्लंजर को उठाने के लिए डायल गेज में किसका यूज़ किया जाता है? हमेशा आपका एक फिंगर लीवर का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डायल गेज इंडिकेटर का लाभ नहीं है? अब देखिए, डायल गेज वाला जो ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायल गेज वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पे क्वेश्चन थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। देखिए, आपके हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। डायल गेज इंडिकेटर का लाभ नहीं है क्या? बड़े पैमाने पर उत्पाद में उपयोग। दूसरा आपका सटीक आयामी नियंत्रण के लिए उपयुक्त। तीसरा ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? विशिष्ट कुशल श्रमिक अधिक सटीकता प्राप्त करने में मदद करती है, बताइए। और चौथा है बहुमुखी। बहुमुखी का इंग्लिश क्या देखो लिखा गया है? वर्सेटाइल। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको, हाँ, इसका आंसर आपको बता दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, यानी कि विशिष्ट कुशल श्रमिक अधिक सटीकता प्राप्त करने में मदद करता है। चलो ठीक, अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसका क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है, डायल गेज का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आती है? पूछ क्या रहा है? डायल गेज में उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आती है? आपको ऑप्शन दिखाने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। अगर आपको याद है लाइन बाय लाइन, अगर क्वेश्चन अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि डायल गेज का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आ सकती है। आप अब कुछ भी आप आंसर देते रहिए, हम आपको चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको क्या ऑप्शन इसका ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्या है? गेज वियर। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, इकोनॉमी, ऑसिलेशन इन द पॉइंटर। आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन आपको चूँकि पिछले पेज पे था, ऑप्शन आपके पे हैं, तो थोड़ा सा ये टाइपिंग में दिक्कत हुई है, इसलिए हुआ ऐसा। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन आपको फिर से बता देते हैं। डायल गेज का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आती है? गेज वियर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, कि टेम्परेचर वेरिएशन का कोई प्रभाव पड़ता है, कि इकोनॉमी की दिक्कत आती है, कि ऑसिलेशन इन द पॉइंटर। आंसर क्या होगा? चलो बहुत अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, ऑसिलेशन इन द पॉइंटर, ये सही हो जाएगा। ऑसिलेशन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? डायल संकेतों के लाभों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डायल संकेतों का, डायल इंडिकेटर, डायल संकेतों का मतलब डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर के लाभ कौन से हो सकते हैं बताइए। पहला ऑप्शन आपको क्या सामने दिखाई दे रहा है? ऑप्शन पहला दिखाई दे रहा है आपके सामने, धीमी गति लेकिन अच्छी अनुकूलन क्षमता, अनुकूलनशीलता और सकारात्मकता दृश्यता। तीसरा ऑप्शन आपके है सकारात्मकता दृश्यता और महंगी सेटअप, विभिन्न निरीक्षकों का उपयोग लेकिन सस्ती सेटअप। ऑप्शन बताइए क्या होगा सही होगा। डायल संकेत किन कौन सा सही होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ डायल इंडिकेटर के लिए आवश्यक है? देखो, डायल गेज वाला पे थोड़ा सा बनाया गया है क्वेश्चन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए थोड़ा सा इसका बनाया गया। डायल इंडिकेटर पे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। चलो अब आ जाते हो इसके तरफ। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ डायल इंडिकेटर के लिए आवश्यक है? यानी कि डायल इंडिकेटर के लिए कौन सा मैकेनिज्म आवश्यक होता है? हाई मैग्नीफिकेशन रेशियो, उच्च आवर्धन क्षमता। दूसरा है लो मैग्नीफिकेशन रेशियो। तीसरा है मॉडरेट मैग्नीफिकेशन रेशियो, मध्यम आवर्धन क्षमता। चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़े क्षेत्र में गियर और पिनियन का उपयोग करके अच्छा आवर्धन अनुपात प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो हमेशा याद रखिए कि जो
मैकेनिज्म ऑफ डायल इंडिकेटर के लिए हमेशा तुम्हारा कौन सा सही होगा? हमेशा याद रखो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाई मैग्निफिकेशन रेशियो। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? डायल संकेतों में उपयोग किए जाने वाले लीवर अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है? डायल संकेतों में लीवर अटैचमेंट का उद्देश्य क्या होता है? लीवर अटैचमेंट का उद्देश्य क्या होता है? भागों की जांच, मतलब किसी भी पार्ट्स की जांच करना लीवर अटैचमेंट का उद्देश्य होता है। कि स्पिंडल का समकोण पर स्थानांतरण गति, यानी कि कोई भी स्पिंडल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोशन, स्पिंडल को 180 डिग्री पर स्थानांतरण गति, स्पिंडल का 60 डिग्री पर स्थानांतरण गति। कौन सा सही होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नया दिखाई दे रहा होगा। चलो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर बी, स्पिंडल को समकोण पर स्थानांतरण गति, ये सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देखो, डायल संकेतों के बारे में दिए गए कथनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? देखो एक यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से तुमको ये बताना है कि ये दोनों कथन के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है। तो देखो पहला कथन क्या बोला है, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, ठीक। चलो पहला कथन क्या बोला है, पहला जो कंडीशन हो क्या है, बैकलेस को रोकने के लिए गियर सटीक कट होते हैं। और दूसरा कथन है, संपर्क बिंदुओं का परिवर्तन डायल संकेतों को अधिक वर्सेटाइल बनाती है। तो देखो बताओ कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग। देखो अब ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं सही गलत, मतलब कि ट्रू फॉल्स, यानी कि देखो इसका क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। ये कह ये रहा है कि जो क्या कहते हैं डायल संकेतों के बारे में जो ये 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों के अकॉर्डिंग ये बताना है कि पहला कथन जो आपका है, यानी कि पहला जो कंडीशन है वो सही है कि दूसरा कंडीशन गलत है। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें देखो लिखा है सही गलत, यानी कि ट्रू फॉल्स, ऑप्शन ए दिया गया है। दूसरा दिया गया है झूठा झूठा, यानी कि फॉल्स फॉल्स, यानी कि दोनों जो आपके दोनों ये जो हैं ये दोनों आपके फॉल्स हैं। ये चीज़ सही होगा कि झूठा और सच, फॉल्स और ट्रू सही होगा, यानी कि पहला जो आपका है ये वाला ये क्या कहते हैं फॉल्स हो और दूसरा सही हो। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है सच सही एंड ट्रू और ट्रू, यानी कि दोनों जो कंडीशन दिए गए हैं दोनों कंडीशन आपके ट्रू हैं। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि जो क्या कहते हैं कि जो दोनों होते हैं डायल संकेतों के बारे में, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि आंसर डी होगा, आंसर डी हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखो, डायल गेज में क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, डायल गेज में क्रांति काउंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? डायल गेज में क्रांति काउंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? अचानक झटके का सामना करने के लिए, क्रांति की संख्या को सही ढंग से इंगित करने के लिए, क्रांतियों की संख्या को गिनने और प्रदर्शित करने के लिए, समकोण पर स्थानांतरण गति के लिए। कौन सा सही हो जाएगा ये बताओ। कौन सा सही होगा? आंसर बताओ जल्दी से। चलो ठीक है हम आंसर बताते हैं। आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंसर बी हो जाएगा, क्रांति की संख्या को सही ढंग से इंगित करने के लिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्पिरिट लेवल की मदद से किसी सतह पर स्ट्रेटनेस कैसे निर्धारित करती है? अब बताना है आपको स्पिरिट लेवल पता होगा हमेशा आपको क्या होता है, स्पिरिट लेवल क्या होता है।
स्पिरिट लेवल जो तुम्हारा होता है उसके द्वारा किसी भी सरफेस पे आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्लेन है, कितना ज़्यादा प्लेन है। हमेशा स्पिरिट लेवल का हर जगह आपको स्पिरिट लेवल जो होता है वो थियोडोलाइट में भी यूज किया जाता है। सिविल वाले थियोडोलाइट में भी, उनके भी थियोडोलाइट में स्पिरिट लेवल होता है। हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन जो भी है उसको एक पता करता है कि हॉरिजॉन्टली है कि वर्टिकली है। उसी तरीके से मैकेनिकल में भी स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है। सतह के स्टर्डनेस कैसे निर्धारित की जा सकती है। अब ये उसके मेथड की बात कर रहा है। क्या चीज़? उसके मेथड की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में मेथड की बात की जा रही है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन के। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर ऑप्शन पढ़ के उसका बताइए क्या होगा सही। ऑप्शन को सा सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपको कौन सा होगा सही बताओ। चलो तो हम बता देते हैं आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला आंसर सही होगा। आसन्न खंड पर सापेक्ष कोणीय स्थिति खोजने के लिए क्या करने के लिए होता है? लेवल की मदद से किसी भी सतह पर स्पीड लेवल की मदद से किसी भी सतह के स्टेटस। आपके मैकेनिकल के लिए जो है ये स्पीड लेवल का थोड़ा सा मतलब अलग होता है, लेकिन सिविल में स्पीड लेवल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली थियोडोलाइट के पता करने के बारे में होता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो आसन्न खंड पर सापेक्ष कोणीय खंडों स्थिति खोजने के द्वारा होता है। चलो एक चीज़ गलत हो गया है थोड़ा सा कि आपको 9 के बाद सीधे 11 नंबर क्वेश्चन पे चले आए हैं आप लोग। तो थोड़ा सा 10वां वाला क्वेश्चन हम लोग भूल गए हैं देखना। तो इस चीज़ पे आ जाते हैं। 10वें वाले क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है सटीक इंजीनियर के सीधेपन की गुणवत्ता के लिए? तो ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन से पता चल चुका होगा लगभग कुछ हद तक। तो इसका आंसर आप ही बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। सटीक इंजीनियर में सीधेपन की गुणवत्ता किसके द्वारा पता की जाती है? तो हमेशा स्ट्रेटेज ये आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है। स्ट्रेटेज स्ट्रेटेज के द्वारा आपको पता चलता है कि कोई भी इंजीनियर किसके द्वारा पता चलता है? स्ट्रेटेज के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया गया। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी सतह के सीधेपन का परीक्षण करने के लिए स्पीड लेवल का उपयोग किया जाता है। देखो अब ये बता करना है किसी सतह के लिए सीधेपन का परीक्षण करने के लिए स्पीड लेवल का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो अब इसका आंसर आप बताइए। इसके ऑप्शन आपके जो हैं ये होंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन अगले पेज पे होंगे। चलिए ऑप्शन आपके सामने खुल गया है। दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतह, दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतह। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। किसी सतह के लिए सीधेपन का परीक्षण करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा? तो स्पिरिट लेवल का उपयोग हमेशा क्षैतिज सतह के लिए ही होता है। किस तरह के सतह के लिए? देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा सीधा मतलब था कि वो ये पूछ रहा था कि वो किस तरह के सरफेस के लिए, यानी कि क्या कहते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की लंबवत केवल परपेंडिकुलर हो कि किसी भी विमान में, यानी कि किसी भी स्पेस के लिए हो सकता है ये, या क्षैतिज सतह केवल क्षैतिज के लिए। कि हमेशा सीधेपन का परीक्षण करने के लिए स्पीड का उपयोग। देखो हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन पूछा था, आपको रिपीट कराता हूँ एक बार फिर से। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है आपका कि किस सतह के लिए, धीरे धीरे पढ़ो। देखो कॉमा का बहुत बड़ा मतलब होता है। पूछा है किस सतह के लिए सीधेपन का परीक्षण स्ट्रेट का स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है।
तो किस तरह की सतह के लिए, तो कौन कौन सी सतह के लिए होता है हमेशा, हॉरिजॉन्टल सतह के लिए। किस तरह के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल सतह के लिए किया जाता है किसका, स्पीड लेवल का हमेशा सीधा परीक्षण हॉरिजॉन्टल सतह के लिए। कोई पूछे हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर। देखो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अजीब, थोड़ा सा अलग लग रहे होंगे आपको। तो आपको क्या कहते हैं कि ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑटो कॉलिमेटर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑटो कॉलिमेटर के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। देखो ये विकल्प कैसे सही करना है, ये देखो क्या, देखो इसमें ट्रू फॉल्स वाला मैटर आ रहा है। तो लेकिन आपको क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटो कॉलिमेटर के लिए किस, इसके बारे में क्या किस चीज़ चाहिए होती हैं, या क्या इसके बारे में इसकी क्या उपयोग है, डिसएडवांटेज एडवांटेज हर चीज़ के बारे में, उसके बारे में जानकारी होगी। तभी ये जो दो ऑप्शन आपको, जो दो कथन दिए गए हैं, दो कंडीशन दिए गए हैं, ये दोनों कंडीशन पढ़ के तब आपको पता चल सकता है कि ऑप्शन ए सही होगा, कि ऑप्शन बी सही होगा, कि ऑप्शन सी सही होगा, कि ऑप्शन डी सही होगा। तो याद रखो क्वेश्चन, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या है, आप थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप जो कंडीशन तीनों दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद आंसर बताइए। तब तक हम आपका वेट कर रहे हैं, कमेंट का आपका वेट कर रहे हैं। एक चीज़ और बताते जा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, कैसी आपको ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ये भी बताइएगा। तो चलो टाइम ओवर हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जो पहला वाला पहला जो विकल्प दिया गया, पहला जो कंडीशन है और दूसरा कंडीशन इरेज कर लिया जाए पहले। हाँ, जो पहला कंडीशन दिया गया ये भी सही है और जो दूसरा कंडीशन दिया गया है ये भी सही है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो कॉलिमेटर के लिए सही है। फिर वही क्वेश्चन, ऑटो कॉलिमेटर के लिए आपका कौन सा सही हो जाएगा। संपर्क माप, छोटे झुकाव के लिए उपयोग, सूक्ष्म संवेदनशीलता, समांतर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त। तो किसके लिए होता है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे कि हमेशा संपर्क माप के लिए, हमेशा ऑटो कॉलिमेटर किसके लिए, सीधे माप, संपर्क माप के लिए, अटैचमेंट मेजरमेंट के लिए, तो कॉन्टेक्ट मैप मेजरमेंट के लिए तो हमेशा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखो जहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश की ज़रूरत रहती है वहाँ पर इंग्लिश टाइप कर दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, समतल की जांच के लिए, सतह को चिन्हित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। दो चीज़ याद रखो, दो चीज़ बस, इसमें दो चीज़ पूछा है। क्या, समतल की जांच, समतल की जांच सतह को चिन्हित करने के लिए, सरफेस को चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो लिखा इंग्लिश में क्या बोला है, फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मार्क द सरफेस। फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मार्क द सरफेस। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, स्क्राइबर, पर्शियन ब्लू, शराब मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब हो रहा है, और चौथा आपका रूलर, शासक। चौथा ऑप्शन आपको क्या है, रूलर दिया गया है। चलो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन ब्लू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्शियन ब्लू। चलो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, समतल के परीक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प सही नहीं है, ये ध्यान रखो, विकल्प सही नहीं है। समतल की परीक्षण, किसी भी सरफेस की अगर उसका परीक्षण कर रहे हो तो उसके लिए क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ सही नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ये ध्यान रखो, ये चीज़ ध्यान रखो। ये देखो क्या बोला है, समतल के परीक्षण के लिए
कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है ज्यामिति विमान को सीधे रेखाओं के परिवार द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है? ग्रिड और आधा ग्रिड विधि द्वारा समतलता का परीक्षण किया जा सकता है। तो समतल के बीच में कौन सा मेथड? देखो फ्लैटनेस कैन बी टेस्टेड बाय ग्रिड एंड हाफ ग्रिड मेथड। देखो दूसरा ऑप्शन पढ़ लिए। तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है? देखो तीसरा ऑप्शन 3 and 4 एज टाइप स्ट्रेट एज कैन नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज। यानी पूछ रहा है कि क्या कहते हैं जो 3 या 4 एज टाइप स्ट्रेट एज कैन नॉट बी यूज फॉर दिस, इस पर्पज के लिए 3 या 4 तरह के एज टाइप स्ट्रेट नहीं प्रयोग किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन का है जियोमेट्रिकली प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सरफेस प्लेन, कि ज्यामिति जो सतह होती है प्लेन, यानी कि विमान का मतलब देखो हमेशा क्या कहते हैं, एक विमान आप एरोप्लेन वाला मत समझिए। ये एक तरह से 3D में जब होता है तो उसमें स्पेस की बात की जाती है, उस तरह की या सरफेस की बात की, सतह की बात की जा सकती है। जियोमेट्रिकली प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सरफेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी हमेशा जो क्या कहते हैं 3 and 4 एज टाइप स्ट्रेट एज कैन नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज, इस तरह के 3 या 4 एज वाले टाइप स्ट्रेट यूज नहीं किए जाते हैं हमेशा समतल परीक्षण के लिए। ये विकल्प सही हो जाएगा। चलो सी वाला सही है, सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रकाश का उपयोग करके समतलता की माप के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश का उपयोग करके समतलता माप के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सीधे सीधे याद रखो, कुछ नहीं करना है, बस आंसर ये याद रख लो, मोनोक्रोमैटिक लाइट और ऑप्टिकल फ्लैट्स के सेट। प्रकाश का उपयोग करके समतलता की माप के लिए क्या आवश्यकता होती है? समतलता की जांच के लिए, समतलता की माप के लिए हमेशा जब प्रकाश का उपयोग करते हैं तो उसके लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट और ऑप्टिकल फ्लैट्स की ज़रूरत होती है। मोनोक्रोमैटिक और ऑप्टिकल फ्लैट्स, ठीक, इसका यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज का एक सामान्य बुनियादी रूप नहीं है? तो सामान्य बुनियादी रूप क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्लिप गेज का एक सामान्य बुनियादी रूप नहीं है? तो याद रखो हमेशा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगुलर। ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो बता रहे हैं आपको, भी आंसर नहीं बता रहे हैं। स्क्वायर विथ सेंटर होल, यानी कि कोई स्क्वायर होगा उसमें सेंटर में होल होगा। स्क्वायर विदाउट सेंटर, इसका स्क्वायर विदाउट सेंटर यानी कि स्क्वायर तो होगा लेकिन उसमें होल नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपको तो पता है क्या होता है पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम भी बना देते हैं, गुस्सा मत होइए आप लोग भाई, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्लिप गेज का एक बुनियादी रूप नहीं होता है तो हमेशा पैरेललोग्राम वाला ऑप्शन सही है, यानी कि डी वाला। पैरेललोग्राम जो होता है वो किसी भी स्लिप गेज का एक बुनियादी रूप नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखो कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया? क्या किया जाए, पर दिक्कत है PDF बनाना, क्वेश्चन सेलेक्ट करना, टाइप करना, बहुत सी दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? सिरेमिक पर्ची गेज स्टील पर्ची गेज से बेहतर क्यों है? देखो थोड़ा सा एक मिस्टेक किया गया राइट करने में, यानी कि टाइपिंग में एक चीज़ मिस्टेक किया गया, इसलिए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको क्वेश्चन को थोड़ा धीरे से पढ़िए। यहाँ पर एक कॉमा मान लो, देखो सिरेमिक पर्ची, एक कॉमा यहाँ मानो, ठीक। दूसरा कॉमा गेज स्टील पर्ची, सिरेमिक पर्ची गेज स्टील पर्ची से
देखो गामा आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया, टाइपिंग का यही दिक्कत है ना। देखो क्या क्वेश्चन बोला, सिरेमिक पर्ची गेज स्टील पर्ची, सिरेमिक पर्ची गेज, यानी कि इस जगह पे काम मान लो, ठीक। स्टील पर्ची गेज से क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है? तो ऑप्शन आपको क्या दिया गया है कि ये पूछा गया है कि जो सिरेमिक गेज पर्ची गेज है, सिरेमिक पर्ची गेज है, वो स्टील पर्ची गेज से क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है? तो हमेशा याद रखो, हमेशा जो सिरेमिक पर्ची गेज स्टील पर्ची गेज से क्यों बेहतर है, क्योंकि इसके पहनने के प्रतिरोध के कारण इसके वियरिंग जो रजिस्टिंग पावर है वो सही है। तो हमेशा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्लिप गेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? स्लिप गेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी नहीं है? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। मापने की सतह के बीच की लंबाई, समतलता, सतह को मापने के लिए सतह की स्थिति, पालन दक्षता यानी कि अडरनेस एफिशिएंसी, क्या चीज़? जल्दी बताओ आंसर। तो हमेशा याद रखो कि जो स्लिप गेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, कौन सा? अडरनेस एफिशिएंसी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्लिप गेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी नहीं है? अडरनेस एफिशिएंसी। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समतल परीक्षण विधि नहीं है? कौन सी समतल परीक्षण विधि नहीं है? तो एक चीज़ याद रखो, क्या कहते हैं कि हाई स्पॉट मेथड तो नहीं हो सकता है, लिक्विड वेज मेथड ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्टिकल फ्लैट मेथड भी नहीं हो सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा, आंसर डी। जब ये तीन नहीं हुए तो ये आंसर डी सही होगा। स्ट्रिक्ट एज मेथड हमेशा समतल परीक्षण विधि नहीं होता है। और जो ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों, अगर ये चीज़ याद रखो, ये विधि नहीं पूछा है, तो इस जो विधि नहीं है, कौन सा नहीं है? स्प्लिट एज मेथड नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है। और जो ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों समतल परीक्षण में यूज किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में किसी भी अनियमित सतह में घाटी का क्या महत्व है? घाटी का क्या महत्व है किसी भी सतह में? किसी भी सतह में घाटी का क्या महत्व है? तो याद रखो, इस घाटी का क्या मतलब है? स्नेहन तेल की फिल्म बनाए रखता है। ये जो घाटी होता है वो स्नेहन तेल की फिल्म बनाए रखता है। आंसर बी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़िए, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन पहले क्रम की अनियमितताओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर बताइए। हम बस क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रम की अनियमितताओं के बारे में सही नहीं है? मशीन टूल में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है, अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है, समायोजन के कारण उत्पन्न होता है, और क्रम की अनियमितताओं के बारे में सही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखो, ये ध्यान दो, क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या बोला? कौन पहले क्रम की अनियमितताओं के बारे में सही नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज़ ध्यान के क्वेश्चन का आंसर बताना। चलो आप लोग आंसर जो भी देना था आप लोग दे चुके, चाहे आप लोग जो भी सोचना था सोच लिए। अब बढ़ते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं कि विकल्प नंबर सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी, कंपन के कारण उत्पन्न होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अंडर विच ग्रुप डज वेवीनेस इन द सरफेस फॉल? अंडर विच ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर डज वेवीनेस इन सरफेस? वेवीनेस का मतलब होता है लहरदारता, लहरदारता। हिंदी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में ही रहिए। अंडर विच ग्रुप डज वेवीनेस इन सरफेस फॉल्स, जिसके तहत, किसके तहत सतह में लहरदारता गिरती है? सतह में लहरदारता किसके द्वारा गिरती है?
तो हमेशा सेकेंडरी टेक्सचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। कितनी श्रेणियों में ज्यामितीय अनियमितताओं को वर्गीकृत किया जाता है? ज्यामितीय नियमितताओं को वर्गीकृत किया जाता है कितने में? तो याद रखो 4 में। आंसर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का आपका जो होगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। खुरदुरापन का क्या अर्थ होता है? खुरदुरापन का क्या अर्थ होता है? विभिन्न ऊंचाई की पहाड़ियों का मिनट उत्तराधिकारी, विभिन्न ऊंचाइयों की विभिन्न दूरी घाटियों पहाड़ियों का मिनट उत्तराधिकारी, घाटियों और समान ऊंचाई और समान अंतराल की पहाड़ियों का मिनट उत्तराधिकारी और विभिन्न गहराई की घाटियों का मिनट उत्तराधिकारी। थोड़ा सा क्वेश्चन खुद पढ़िए, अब बताइए खुरदुरापन का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न ऊंचाई की विभिन्न दूरी की घाटियों और पहाड़ियों का मिनट उत्तराधिकारी। आंसर भी सही हो जाएगा। आंसर भी सही होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताते जाइए। और इसी के साथ आपको क्या कहते हैं कि आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू। सभी लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। चलिए लेक्चर समाप्त करते हैं।